हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत इंटू एलिवेट हिंदी से। हमारी इस प्रोग्रामिंग की जर्नी में हमारा सबसे पक्का दोस्त होता है हमारा लैपटॉप या हमारा कंप्यूटर। चाहे हम एक स्टूडेंट हो और अभी प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हो, या फिर हम कोई फ्रीलांसर हो, या हम कोई प्रोफेशनल डेवलपर हो, हमारा लैपटॉप ही हमारी करियर के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हमारी प्रोडक्टिविटी इस बात पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है कि हम किस तरह का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज़ के बारे में एक गाइड लेके आया हूँ, जिससे आपके लिए ये जानना बहुत ही ईजी हो जाएगा कि आपको किस तरह का लैपटॉप जो है वो परचेज करना चाहिए। क्योंकि लैपटॉप खरीदना एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है, और जनरली हम कोई लैपटॉप बाय करते हैं तो हम उसे एटलीस्ट 3 से 4 साल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, सेम लैपटॉप पे रहने की कोशिश करते हैं 3 से 4 साल। इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं एक आपके लिए स्टेप बाय स्टेप कैटेगरी वाइज एक गाइड लेके आया हूँ, जिसको फॉलो करके आप अपने लिए एक परफेक्ट लैपटॉप जो है वो चूज कर पाएंगे और उसे खरीद पाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके हम कैटेगरी वाइज ये देखते हैं कि आपको किस तरह का लैपटॉप जो है वो चूज करना चाहिए। सबसे पहले किसी भी कैटेगरी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक एक्सट्रीम बिगिनर हैं, मतलब आपने कोडिंग करना जस्ट शुरू ही किया है और आप बस प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल सीखना चाहते हैं, तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ एनी लैपटॉप इफ़ यू आर ऑन अ बजट। आपका जितना बजट है आप उसके हिसाब से कोई भी लैपटॉप, डिसेंट लैपटॉप खरीद लीजिए। आप जो है वो गलत नहीं जा सकते हैं उसके साथ। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप लैपटॉप खरीद रहे हैं, आप एटलीस्ट 3 से 4 साल उसको चलाने वाले हैं, इसीलिए पहले से दिमाग में रखिए कि 3 से 4 साल में आप क्या क्या काम कर सकते हैं। आप अगर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको कॉलेज के अंदर किस किस तरह से आपके लैपटॉप यूज में आ सकता है उसके बारे में कंसिडर करके फिर आप अपना लैपटॉप खरीदिए। अगर आप कॉलेज के लास्ट ईयर में हैं या कॉलेज खत्म हो गया है, तो अब आगे आपको किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है अगले 3 से 4 साल में, इसका ध्यान रख के आप लैपटॉप खरीदें तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। बट अगर आप बहुत ही टाइट बजट कंस्ट्रेंट में हैं और प्रोग्रामिंग बस सीखना शुरू ही कर रहे हैं, तो आप किसी भी तरह का लैपटॉप ले सकते हैं। आप उस पर प्रोग्रामिंग करना शुरू कर सकते हैं और फिर लेटर ऑन जब आप अपने लैपटॉप से थोड़ा कमर्शियल एक्टिविटी करने लगे, थोड़ी मोनेटाइजेशन वाली एक्टिविटी करने लगे, तो फिर आप एक डिसेंट लैपटॉप पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली कैटेगरी की बात करते हैं। सबसे पहला स्पेसिफिकेशन जो लैपटॉप में एज अ प्रोग्रामिंग लैपटॉप आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो है रैम। आपके लैपटॉप की रैम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इन प्रोग्रामिंग रिलेटेड टास्क। मैं रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट आप 8 GB रैम लें, बट 16 GB या 32 GB एक डिसेंट रैम जो है वो आज के ज़माने में मानी जाती है। 16 GB जो है वो अभी भी एक स्वीट स्पॉट बना हुआ है। अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेंट है तो आप 8 GB का रैम भी ले सकते हैं, बट 16 GB अगर आप अफोर्ड कर सकें तो डेफिनेटली गो विथ 16 GB रैम। इसके साथ साथ रैम की टाइप और स्पीड भी आप ज़रूर कंसिडर करिए वाइल बाइंग योर लैपटॉप। तो रैम अलग अलग टाइप्स की होती है, DDR4 होती है, DDR5 होती है, तो आप इसको भी कंसिडर करें कि आप जो है वो DDR5 ले अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है, DDR4 ना ले। ठीक है, क्योंकि उससे आपकी रैम की स्पीड जो है वो आपको फास्टर मिल जाएगी। ओके, इसके अलावा अगर आपके लैपटॉप में रैम जो है उसका स्लॉट आपको एक्सपेंडेबल स्लॉट मिलता है, तो आप उस टाइप के लैपटॉप को कंसिडर करिए, क्योंकि अभी आप जो है अपने हिसाब से, मान लीजिए आपके लैपटॉप में ऑलरेडी 8 GB की रैम इंस्टॉल आती है और उसमें एक एक्सपेंशन स्लॉट भी है, तो आप फिलहाल के लिए वो लैपटॉप खरीद सकते हैं। आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, और फिर एज यू गो अगर आपको रिक्वायरमेंट आए कि आपको ज़्यादा रैम चाहिए, तो आप उसके एक्सपेंशन वाले स्लॉट में एक दूसरी डिम स्टिक जो है वो डाल सकते हैं और अपने लैपटॉप की जो रैम कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये अपग्रेडेबिलिटी के हिसाब से भी आप अपने लैपटॉप में देख लीजिएगा, क्या उसमें अपग्रेडेबल स्लॉट आते हैं या रैम सोल्डर करके आपको जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है वो दे रहा है। आजकल वैसे ज़्यादातर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर रैम को सोल्डर करके देते हैं, बट कंसिडर कर लीजिएगा ये वाली चीज़ आप। इसके अलावा रैम जो है उसका डिसीजन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के टास्क करने वाले हैं। अगर आप डेटा इंटेंसिव टास्क करने वाले हैं जिसमें बहुत सारा डेटा एक साथ लोड होने वाला है, या फिर आप मल्टीटास्किंग करने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ेगी। आप उस हिसाब से अपना लैपटॉप परचेज डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मल्टीटास्क करने वाले हैं तो हाइयर रैम की तरफ जाइए, एटलीस्ट 16 GB लीजिए इन दैट केस। अगला जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल कैटेगरी या स्पेसिफिकेशन आप कह सकते हैं वो है आपके लैपटॉप का स्क्रीन साइज़ और उसका रेजोल्यूशन। तो हम ज़्यादातर टाइम अपनी स्क्रीन की तरफ देखते रहते हैं और प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोड एक साथ अपनी स्क्रीन पे दिख सके,
तो हमारे लिए हमारे दिमाग में एल्गोरिदम की पिक्चर क्रिएट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर हमारे लैपटॉप का स्क्रीन साइज छोटा है और हमें बहुत बार ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है, तो इससे हमारा फ्लो टूटता है, हम जो कोड कर रहे होते हैं वो थोड़ा सा भूल भी जाते हैं और जो पिक्चर है वो भी हमारे दिमाग में उतनी क्लियर नहीं बन पाती है। इससे प्रोडक्टिविटी जो है वो हैम्पर होती है और हमारी एफिशिएंसी जो है वो नीचे आने लगती है। इसीलिए अगर आपके लैपटॉप का स्क्रीन साइज बड़ा है तो आप एक साथ ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड देख पाएंगे और आपके एल्गोरिदम की जो पिक्चर है आपके दिमाग में वो बेटर क्लियर वे में आपको बन के आएगी और आप जो है वो ज़्यादा कोड जो है अपने सामने देख पाएंगे, विजुअल इनपुट आपको मिलेगा। इसीलिए आप ट्राई कीजिए कि एक बड़ी स्क्रीन साइज ले। इसके साथ साथ आपका रेजोल्यूशन जो है लैपटॉप का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आप FHD रेजोल्यूशन वाला लैपटॉप लीजिए। इससे आपका जो टेक्स्ट है जो आपके लैपटॉप पे दिखेगा वो आपको क्रिस्प दिखेगा, आपको बेटर रीडेबिलिटी मिलेगी अपने कोड की, ठीक है। इसके अलावा आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आप अपना लैपटॉप लेके किसी आउटडोर सेटिंग में बैठे हो जहाँ पे सनलाइट आए, या आपके आजू बाजू कोई विंडो हो जहाँ से बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रही हो, या बहुत ही हाईली लिट एनवायरनमेंट में हो। ऐसे इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो स्क्रीन है वो बहुत ही डिम लगे और आपको मतलब बिल्कुल आंखों को फोकस करके अपने लैपटॉप पे देखना पड़ रहा हो, इससे आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। इसीलिए आप जो है ब्राइटनेस का भी बहुत ध्यान रखिए अपने लैपटॉप में। इसके अलावा नाइट शिफ्ट टेक्नोलॉजी भी काफ़ी लैपटॉप्स में आती है जो ब्लू लाइट को फिल्टर आउट कर देती है, जिससे आपका स्लीप पैटर्न जो है बेटर हो जाता है। तो आप ये भी देख लीजिएगा अपने लैपटॉप पे कि क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी आपकी लैपटॉप की स्क्रीन में आपको प्रोवाइड हो रही है। इसकी वजह से आपका जो स्लीप साइकिल है वो बेटर होगा और आपकी जो फटीग है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्क्रीन के टाइप कौन सा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जैसे IPS डिस्प्ले है, TN पैनल है, किस तरह का पैनल है, व्यूइंग एंगल्स कैसे हैं आपके लैपटॉप के, ये भी इंपॉर्टेंट काफ़ी कंसिड्रेशन आपको देखना पड़ेगा कि कितना व्यूइंग एंगल है। ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं और आपका जिस हिसाब का बजट है उस हिसाब से ये सारी चीज़ें भी आप फैक्टर इन कर सकते हैं वाइल परचेजिंग योर लैपटॉप। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन जो आपको अपने लैपटॉप के लिए कंसिडर करना चाहिए एज अ बाइंग ऑप्शन वो है प्रोसेसर। तो आप किसी भी मॉडर्न प्रोसेसर के साथ जा सकते हैं, जैसे कि i3, i5 या i7 12th जेन के बाद वाले जितने भी हैं इंटेल सीरीज के, आप कोई भी परचेज कर सकते हैं। किसी में भी आपको बेसिक प्रोग्रामिंग टास्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, अगर आप कोई बहुत ज़्यादा इंटेंसिव टास्क करने वाले हैं तो उस हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसके रिक्वायरमेंट आप पढ़िए वेबसाइट पे जाके और उसके हिसाब से आप मिनिमम वायबल जो प्रोसेसर है वो बाय कर सकते हैं या रिकमेंडेड वायबल जो है प्रोसेसर है वो बाय कर सकते हैं। AMD के Ryzen सीरीज के प्रोसेसर अब भी आप खरीद सकते हैं। अगर आप मैकबुक लेना चाहें तो M1 या M2 की तरफ आप जा सकते हैं। बहुत ही ये जो है पावर एफिशिएंट और बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर हैं जो एप्पल ने एप्पल सिलिकॉन पे बेस्ड आर्किटेक्चर पे जो प्रोसेसर्स निकाले हैं। आप जो है ये एप्पल सिलिकॉन के इन M1 या M2 प्रोसेसर्स की तरफ भी जा सकते हैं, एकदम सेफ बेट है ये भी आपके लिए। CPU बाय करते वक्त आप उसकी जो क्लॉक साइकिल है जो गीगाहर्ट्ज में होगी वो देखिए कितनी है, हायर नंबर अगर होगा तो बेटर होगा वो। कैश साइज देखिए, ये भी हायर जितना होगा उतना बेटर होगा आपके लिए। इसके अलावा आप देखिए कि आपके CPU में कितने कोर्स हैं, जितने ज़्यादा कोर होंगे उतना बेटर आपका मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो यहाँ पे आपको कंसिडर करनी चाहिए वो है आपका लैपटॉप का कीबोर्ड। तो आपको देखना चाहिए कि आपका लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो किस तरह का फील कर रहा है, क्या कीज जो है वो टेक्टाइल है कि नहीं, आपको प्रॉपर फीडबैक मिल रहा है की प्रेस करने पे या नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो लैपटॉप का टच पैड है वो भी आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह का टच पैड है, आपका सही से रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके लैपटॉप में बढ़िया टच पैड हो भी, फिर भी उसके अलावा आप जो है एक एक्सटर्नल माउस का यूज़ ज़रूर करिए। इससे जो मैंने देखा है कि थोड़ा प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है बाय यूजिंग अ माउस इंस्टेड ऑफ अ टच पैड। तो आप कीबोर्ड और टच पैड या माउस का भी ज़रूर से ध्यान रखें अपने लैपटॉप के परचेजिंग डिसीजन में। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा, ये जो है वो स्पेक शीट पे मेंशन नहीं रहता है, बट आप यूट्यूब पे किसी भी लैपटॉप अगर आप सोच रहे हो कि ये लैपटॉप मैं बाय करने वाला हूँ तो आप यूट्यूब पे जाकर इसके बारे में देख सकते हैं। बहुत ही अंडररेटेड कैटेगरी है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा थर्मल्स कैसे हैं आपके लैपटॉप के, मतलब आपका लैपटॉप जो है वो ज़्यादा गर्म तो नहीं हो जा रहा, और दूसरी चीज़ नॉइस जो है वो ज़्यादा ना हो, आपका जो लैपटॉप का फ़ैन है वो ज़्यादा नॉइस क्रिएट ना करे। ये दोनों चीज़ें आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लैपटॉप जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो आप हाथ रखेंगे अपने कीबोर्ड पे तो आपके हाथ में थोड़ा आपको वार्म फील होगा, जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। आपके जो पाम्स है ना वो स्वेटी हो जाते हैं, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है, ये कंसीडर करिए आप। दूसरी चीज़ नॉइस, जो फैन नॉइस है, आप मान लीजिए किसी से वीडियो कॉल करते हैं
या फिर आप मीटिंग में जाते हैं या क्लासरूम में आप अपना लैपटॉप लेके बैठे हैं और अगर फ़ैन की बहुत ज़्यादा नॉइस है ना, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है आपके लिए। तो इसीलिए आप इस तरह का लैपटॉप कंसीडर कीजिए जो कि ना ज़्यादा गर्म हो और जिसकी फ़ैन नॉइस जो है वो भी कम से कम। इसके अलावा एक डिसेंट वेबकैम भी आपके लैपटॉप में होना चाहिए। आपको कहीं ऑनलाइन टेस्ट देना है या किसी इंटरव्यू में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो इसके लिए आपके लैपटॉप में बढ़िया माइक्रोफोन और बढ़िया वेबकैम का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इंटरव्यूअर आपको देख पाए। और काफ़ी बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि हम कोई ऑनलाइन प्रॉक्टर टेस्ट दे रहे हो और उसमें जो है वो आपका फेस जो है वो बढ़िया से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हो आपका वेबकैम, तो इस वजह से आप काफ़ी बार डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं ऐसे टेस्ट से। तो एक बढ़िया वेबकैम का होना आपके लैपटॉप में बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर तब जब आप ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड टेस्ट देने वाले हो, तो इसलिए एक बढ़िया वेबकैम का ज़रूर चुनाव करें। अगर आपके लैपटॉप में कोई बढ़िया वेबकैम हो भी ना, आप थोड़ा बजट में हो और आपके जो बजट हो उसमें आपको बढ़िया वेबकैम नहीं मिल रहा हो, तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाके एक थर्ड पार्टी वेबकैम जो है वो बाय कर सकते हैं, उसको अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं, बट अगर आपका बजट अलाउ कर रहा हो तो वो विथ अ लैपटॉप विच हैज़ अ गुड वेबकैम। दूसरी चीज़, वेबकैम की पोजिशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वेबकैम जो है वो बहुत ही अनकन्वीनियंट लोकेशन पे नहीं होना चाहिए, एकदम सामने अगर आपका वेबकैम हो तो वो ज़्यादा बेटर है। इससे जो जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन प्रॉक्टर टेस्ट में अब आप जब स्क्रीन पे देखेंगे तो आपका जो चेहरा है वो एकदम सामने दिखेगा। अगर आपका लैपटॉप का जो वेबकैम है थोड़ा इधर उधर होगा तो वो आपके ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम को लग सकता है कि आप जो है वो दूसरी डायरेक्शन में देख रहे हैं और हो सकता है कि वो ये समझे कि आप चीट कर रहे हैं। तो इसीलिए आपके लैपटॉप का जो वेबकैम है एकदम सामने होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अगली कैटेगरी जो है वो है आपके लैपटॉप का वेट। तो मैंने स्क्रीन साइज की बात कर ली। मैंने कहा आपका स्क्रीन साइज बड़ा होना चाहिए, बट स्क्रीन साइज बड़ा होने का ये मतलब नहीं है कि आपका लैपटॉप जो है वो काफ़ी भारी हो जाए। आपको एक परफेक्ट जो है इसमें मिडिल ग्राउंड स्ट्राइक करना पड़ेगा बिटवीन द स्क्रीन साइज एंड वेट। तो मेरे हिसाब से 14 इंच के जो थिन एंड लाइट लैपटॉप आते हैं वो दोनों ही कैटेगरीज को बिल्कुल बैलेंस कर देते हैं। स्क्रीन साइज भी आपको डम का देते हैं और जो लैपटॉप का वेट है वो भी कम ही रहता है। तो अब 14 इंच का लैपटॉप लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका लैपटॉप जो है वो बहुत ज़्यादा भारी नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको उसको कैरी करना पड़ेगा, आपको कॉलेज ले जाना पड़ेगा या किसी भी वर्क प्लेस पे ले जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भारी आपका लैपटॉप ना हो, इस बात का ध्यान। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं फीचर हाईलाइट करने वाला हूँ वो है किसी लैपटॉप की वारंटी और उसका इंश्योरेंस। तो हमारा जो लैपटॉप है वो हमारे करियर की लाइफलाइन है, चाहे हम एक स्टूडेंट हो या फिर हम कोई प्रोफेशनल हो। अगर हमारा लैपटॉप ख़राब होता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी एकदम ही ज़ीरो हो जाती है। इस केस में हमें इस तरह का लैपटॉप के ब्रांड को सेलेक्ट करना चाहिए या इस तरह का हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए या उसकी रिपेयरेबिलिटी को देखना चाहिए, जो कि प्रूवन हो कि कम से कम टाइम में आपके लैपटॉप को जो है वो रिपेयर करके दे दे और कम से कम आपको कॉस्ट भी लगे उस चीज़ का। तो इसीलिए एक बढ़िया ब्रांड के साथ आप जाएंगे, जैसे आप डेल के साथ जा सकते हैं या फिर एप्पल के साथ जा सकते हैं, लिनोवो के साथ जा सकते हैं, HP के साथ जा सकते हैं। तो ये सब जनरली मैंने ऐसा देखा है कि ये ब्रांड्स जो है वो अच्छी जो वारंटी है वो प्रोवाइड करते हैं। बट आप जो है यूज़र रिव्यूज़ देखकर उसके बाद ही अपना मॉडल सेलेक्ट करिए और अपने लैपटॉप को सेलेक्ट करिए। वारंटी और इंश्योरेंस का बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान रखिए। अगला कैटेगरी जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपके लैपटॉप की जो स्टोरेज है वो कैसी होनी चाहिए। तो दो तरह की स्टोरेजेस अवेलेबल है, एक है हार्ड डिस्क और दूसरी है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सॉलिड स्टेट ड्राइव की तरफ ही जाइए, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा ना स्नैपी हो जाता है, बहुत ज़्यादा फास्ट आपको लगने लगता है अगर आप सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ अ हार्ड डिस्क। क्योंकि मैकेनिकल हार्ड डिस्क में जो है वो डिस्क घूमती है और उस पर एक रीडर हेड होता है जो कि रीड करता है और फिर उस हिसाब से आपका डेटा लोड होता है। जबकि सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो अलग टेक्नोलॉजी पे काम करती है और वहाँ पे जो आपको रीड एंड राइट स्पीड मिलती है वो बहुत ज़्यादा बेटर मिलती है कंपेयर टू अ मैकेनिकल हार्ड ड्राइव। तो आप एक सॉलिड स्टेट ड्राइव की तरफ जाइए। आप कैपेसिटी जो है वो अपने हिसाब से देख सकते हैं कितनी आपको कैपेसिटी चाहिए, 256 GB या फिर 512 GB आप अपने हिसाब से सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हार्ड डिस्क को आप जो है वो अवॉइड करें अभी के लिए, ठीक है। अगली कैटेगरी है फ्यूचर प्रूफिंग। तो आपके लैपटॉप में जितना ज़्यादा एक्सपेंडेबल स्लॉट्स होंगे, जैसे रैम के लिए एक्सपेंडेबल स्लॉट हो गया, उतना बेटर है। अगर आप अपनी जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है या हार्ड डिस्क है उसको रिप्लेस करवा पा रहे हैं, उसको निकाल के दूसरी लगा पा रहे हैं तो वो और बेटर है। तो इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान रखिए। अगली इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ग्राफिक्स कार्ड। वैसे तो प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा तरह की प्रोग्रामिंग टास्क में आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती है, बट स्पेशली अगर आप मशीन लर्निंग या डेटा साइंस से रिलेटेड टास्क कर रहे हैं या आप गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे टास्क में आपको एक GPU की ज़रूरत पड़ जाती है, ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है।
ऐसे टास्क में अगर आप अपने कोई मशीन लर्निंग का मॉडल जो है वो लोकल सिस्टम पर रन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप एक डिसेंट ग्राफिक्स कार्ड लीजिए जिसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ वीडियो रैम आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस कैटेगरी के लिए आप एक डिसेंट ग्राफिक्स कार्ड भी परचेज कर सकते हैं। लास्ट एक फाइनल चीज़ जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की चॉइस। तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि बाकी सारी चीज़ें साइड में हट जाती हैं और हमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अपना लैपटॉप चूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप जो है वो iOS के लिए कुछ डेवलप करना चाहते हैं या macOS के लिए कुछ डेवलप करना चाहते हैं, तो आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको जो है एक मैक सिस्टम ही खरीदना पड़ेगा, चाहे वो मैकबुक हो या फिर मैक मिनी हो या iMac हो, आपको उस हिसाब से ही खरीदना पड़ेगा, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कुछ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक चीज़ ही हो, जैसे कि कुछ ऐसा टास्क हो जो सिर्फ विंडोज़ पे ही हो सकता है या फिर सिर्फ लिनक्स पे ही हो सकता है, तो आपको उस हिसाब से अपना डिसीजन फिर लेना पड़ेगा। फिर वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर नहीं करेंगी और आपको ऐसा ही लैपटॉप लेना पड़ेगा जिसमें वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अवेलेबल हो। तो ये थी मेरी लिस्ट, इसमें मैंने आपको सारी जो कैटेगरीज हैं, सारे स्पेसिफिकेशन है वो बताइए कि किस हिसाब से आपको जो है पूरा लैपटॉप परचेज कर लेना चाहिए। बट लैपटॉप परचेज करने का ही सब कुछ नहीं है, आपको लैपटॉप को थोड़ा मेंटेन करके भी रखना पड़ेगा। आप ये ट्राई करिए कि आप जो है अपना लैपटॉप आपने खरीदा है, एक इन्वेस्टमेंट किया है और इससे आपका करियर चल रहा है, तो आप उसको वो प्रॉपर रिस्पेक्ट दें जो कि इसको रिक्वायर्ड है। आप जो है अपने लैपटॉप के आसपास खाए ना, ठीक है, इससे खाना गिरता है आपके लैपटॉप पे और आपका लैपटॉप थोड़ा गंदा होता है। और आप अपना जो लैपटॉप है उसको डस्टी प्लेस पे ना रखें, इससे डस्ट अक्यूमुलेट होती है और आपके लैपटॉप के इंटरनल पार्ट्स पे जाके वो डस्ट जो अक्यूमुलेट शुरू होती है, तो इससे आपके लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी गिर जाती है और आपकी भी प्रोडक्टिविटी इंटर्न काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए अपने लैपटॉप को जो है वो एक डस्ट फ्री स्पेस में रखें और अपने लैपटॉप के आसपास जो है वो ज़्यादा कूड़ा करकट ना रखें और खाए तो बिल्कुल भी नहीं अपने लैपटॉप के पास। इसके अलावा थोड़ा एयर कंडीशनिंग में आप अपना लैपटॉप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें थर्मल्स जो है वो बेटर रहेंगे आपके लैपटॉप के। तो लैपटॉप को खरीदने के अलावा इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखिए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ योर लैपटॉप। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इंडेफिनिट बाइंग गाइड मिला होगा इस वीडियो के जरिए अपने नेक्स्ट लैपटॉप को परचेज करने का। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसको जरूर दबा दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।